अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी। अब मान लो जो आइडिया मेरे पास था, जिस आइडिया को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता था, उसके लिए कैपिटल ना बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि केसेस भर भर के कैपिटल चाहिए। तो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस ना ठीक ठाक चल रहा है और बिजनेस सर्कल में मेरा नाम चलता है। अब नाम चलता है का मतलब पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना कि मैं जिसके सिर पे गन रख दूं वो मुझे पैसे देता है, ऐसा नहीं। मतलब लोग मेरे विश्वास करते हैं कि हाँ ये जो है अगर पैसा ले रहे हैं, अगर कोई भी लोन लेते हैं तो ये इनकी टर्म्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं और टाइमली पैसा चुका देते हैं, और कोई भी मेरे साथ बिजनेस करने को मतलब तैयार हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों का ज़्यादा पैसा लगाने की बजाय हम क्या करें, बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बिजनेस एंटिटी होती है उसको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, उसको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम कैसे करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। ठीक है, अब शेयर क्या होते हैं? शेयर एक इंडिविजुअल को उस कंपनी में ना ऑनरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो शेयर का काम है वो उस कंपनी में ऑनरशिप प्रोवाइड करता है। तो जैसे मान लो बजाय इसके कि मैं कहूँ मुझे 1 करोड़ चाहिए, 50-50 लाख 2 लोग लगाएं, हमने क्या किया, हमने 1 करोड़ को 10-10 रुपये वाले 10 लाख शेयर में डिवाइड कर दिया कि अब हम 10 लाख लोगों से 10-10 रुपये लेंगे, बट एक हर बंदे से 10-10 रुपये नहीं लेने पहुंच जाएंगे, और हर बंदे को हम 100 शेयर देंगे, यानी कि एक तरह से हम हर एक से 1-1 हज़ार रुपये लगवाएंगे 1 करोड़ के लिए। तो 1 करोड़ में होते हैं हमारे 7 जीरोस, 3 जीरो मैंने उड़ा दिए। ठीक है, तो 10,000 लोगों से मैं 1-1 हज़ार रुपये लूंगा और मेरा 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी जो है लिमिटेड लायबिलिटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नाम में ही लिमिटेड आ रहा था। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड में भी कितनी होती है? ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास किंगफिशर एयरलाइंस के 100 शेयर थे, मैंने वर्ड यूज किया थे, है नहीं क्योंकि बंद हो चुकी कंपनी। ठीक है, जो कि मुझे ना 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो थे इशू हुए थे। तो मैंने 1,000 रुपये लगाया था, 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से मिले थे। किंगफिशर कंपनी के, किंगफिशर एयरलाइंस के 100 करोड़ शेयर्स थे। ठीक है, 100 करोड़ शेयर होल्डर नहीं थे, 100 करोड़ शेयर्स थे। अगर माला जी के 8,000 करोड़ के डेट को जो उन्होंने एसबीआई का देना था, इसको अगर मैं 8,000 करोड़ को 100 करोड़ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हर शेयर पर कितने की लायबिलिटी बनती है? हर शेयर पर लायबिलिटी थी 80 रुपये की। तो मेरे जो 100 शेयर थे, इसको 100 इंटू 80 कर लूँ अगर मैं, तो मेरे 100 शेयर पर कितने का डेट बना? 8,000 का डेट बना। अब मेरा एसबीआई में ना सेविंग अकाउंट है, मैं एसबीआई में गया, वो उनको मालूम था कि हाँ जी मेरे उसमें से पैसे गए, मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। तो एसबीआई वाले मुझे ये नहीं कह सकते कि भैया शेयर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं। मैंने कहा हाँ जी हैं। कहते शेयर होल्डर तो ऑनर होता है। मैंने कहा हाँ जी होता है। कहते हैं आप थोड़ी लंदन चले गए हैं, आप अपने हिस्से के जो आपके पास 100 शेयर्स हैं, हर एक शेयर पर 80 रुपये का डेट बनता है, तो आपके जो डेट है 8,000 का वो आप तो पे कर दो कम से कम। ठीक है, आप अपना डेट जो है 8,000 का वो दे दो, हम आपके सेविंग अकाउंट में से 8,000 रुपये काट लेते हैं। ठीक है, तो क्या एसबीआई वाले मुझे ये कह सकते हैं? नहीं, मेरी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ मेरे इन्वेस्टेड 1,000 रुपये की है जो कि मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। हाँ, ये हो सकता था कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती, जब कंपनी बिल्कुल दिवालिया हो गई थी, 10 रुपये वाले शेयर पे 2 रुपये अभी मैंने पे करने थे, यानी कंपनी ने 10 वाले शेयर पे 8 रुपये डिमांड कर रखे थे, 2 रुपये भी डिमांड करने थे। तो कंपनी 2 रुपये इंटू 100, यानी कंपनी मेरे से 200 रुपये की डिमांड कर सकती है अगर वाइंड अप का सिचुएशन भी आती है तो। इसके अलावा मेरे जितनी मर्जी लायबिलिटी बनती रहे, मेरा उस लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाना जो होता है ना, जरूरी होता है। लिमिटेड कंपनी की एक दूसरी फॉर्म भी होती है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स की लायबिलिटी जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह ही लिमिटेड ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट है तो ज्यादा लायबिलिटी हो जाएगी, नाम वर्ड लिमिटेड आ गया तो बस ये कि वो पब्लिक को शेयर नहीं दे रहे, वो गिनती के खुद 5-7 लोग हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी बना रखी है, तो उसके हिसाब से है। अब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो तरह से काम कर सकती है, या तो वो अपने आप को लिस्ट करवा सकती है स्टॉक एक्सचेंज पर, या वो अनलिस्टेड रह सकती है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी से हमारा मतलब है कि जिनके शेयर्स की सेल एंड परचेज जो है ना स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। अब किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर्स कैसे खरीदने या बेचने हैं, तो किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे लिस्ट करवाना है, ये हम ना आगे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें हम आगे अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं, लिमिटेड कंपनी अगर हमने बना ली, पब्लिक लिमिटेड बना ली, तो उसकी एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, यानी क्या फायदा होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का। सबसे पहले आती है लिमिटेड लायबिलिटी मेक्स इट इजियर टू रेज कैपिटल। देखो, लोग किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाने से डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको पता है कि एक तो पैसा तो लगा दूंगा कोई बात नहीं, बट डर इस बात का है कि मेरी जो इंडिविजुअल वेल्थ है ना, जो पर्सनल वेल्थ है, वो भी रिस्क में आ जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म में। पता लगेगा हाँ जी, घर मेरा साथ में गया कंपनी के लॉसेस को बियर करने के चक्कर में, ठीक है। तो अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड है तो उसकी वैल्यू निकालना आसान होता है, ठीक है। बट एक पार्टनरशिप फर्म में किसी भी ऑनरशिप की वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। अगर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं हमारी ये वैल्यू है, अब कैसे, मतलब कौन कह रहा है कितनी वैल्यू है? अब मेरे कह देने से कि मेरे बिजनेस की वैल्यू उतनी वैल्यू हो नहीं जाती। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो मालूम है कि उसकी वैल्यू क्या है, जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर का प्राइस, तो उतनी उस बिजनेस की सीधा सीधा वैल्यू है, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है वो कब ज्यादा फिजिबल होती है? देखो, लिमिटेड लायबिलिटी जो होती है ना, कुछ केसेस में तो बहुत फायदेमंद होती है। जैसे फर्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, जिनके फ्यूचर लॉसेस को एस्टिमेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि अगर हम ये कोविड एरा की बात करें, ठीक है, मार्च 2020 ऑनवर्ड्स की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज ने जो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हमें इतना देना पड़ेगा, इतना हमें समय छोड़ देना पड़ेगा, इतने क्लेम्स देने पड़ेंगे, परसेंटेज होता है कि हाँ जी इतने परसेंट जो है डेथ रेट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लेम देने पड़ेंगे, बट नंबर ऑफ क्लेम्स जो थे ना बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, यानी अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में जब फ्यूचर लॉसेस को एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन जिएगा कौन मरेगा इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता है, इसलिए फ्यूचर लॉसेस को एस्टिमेट करना जब मुश्किल होता है ना, तो वो फिर कंपनी जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर, जो एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम करना प्रेफर करती है। ऐसे बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो जियो टेलीकॉम, ठीक है, जियो टेलीकॉम में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो थी अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 करोड़ की, 1,20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। इसका मतलब a large number of people are needed to provide that money। एक बंदे का इसका तो था नहीं, ठीक है। हाँ, मुकेश भाई मुझे कहते हैं ना कि भैया पार्टनरशिप करनी है, जियो टेलीकॉम लॉन्च करना है, मैं बोल देता कि हाँ कर भी सकता था मैं, और बाद में मैंने कहा भी था उनको कि जब इन्होंने अपना 9.99% स्टेक बेचा था ना, किसको, मार्क जुकरबर्ग को, तो मैंने बोला था यार उसको बेचने से पहले मेरे से पूछ रहे थे, हो सकता मैं ही ले लेता, ठीक है। गरीब के सपने फिर वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नेक्स्ट हम आते हैं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो, अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच भी देता है ना, तो कंपनी की जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं ना, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10,000 शेयर भी थे या 10 लाख शेयर भी थे,
ठीक है। मैं अपना स्टेक बेच देता हूँ तो ये नहीं होगा उनकी रिफाइनरी बंद हो जाएगी कि हाँ जी रविंदर जी ने तो अपने शेयर्स बेच दिए हैं, अब क्या होगा, क्या होगा, कोई और खरीद लेगा। डे टू डे वर्किंग के अंदर शेयर होल्डर की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो अलाउज द फर्म टू हायर प्रोफेशनल मैनेजर्स। देखो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं ना, प्रोफेशनल मैनेजर्स को भी हायर कर सकते हैं जो कि अपने फील्ड के ना एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि अगर मान लो मुझे एक चीज का एक्सपीरियंस है, हर चीज का एक्सपीरियंस मुझे हो नहीं सकता, और अगर हर चीज का है तो इसका मतलब किसी भी चीज का नहीं है, ठीक है। तो जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जो भी अपने जिस फील्ड में वो काम कर रही हैं उस फील्ड के जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हायर करके अपॉइंट करती हैं सो दैट कि हमारे प्रोजेक्ट पर वो अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो हर चीज अच्छी तो नहीं होती, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ में नेगेटिव भी होगा। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है क्रेडिटर्स के लिए, जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, ठीक है। अब देखो जैसे लिमिटेड लायबिलिटी है, अगर एक बार कंपनी के एसेट खत्म हो गए, यानी कि सारे के सारे क्रेडिटर्स को पे करने के चक्कर में कंपनी के एसेट्स खत्म हो गए, तो क्रेडिटर के पास अपने पैसे वापस लाने जो पाने का ना कोई रास्ता नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर तो कोई पैसा और देने के से रहे। जो कंपनी के एसेट्स से सारे हम बेच चुके हैं, उन सब से जो भी जिनकी पेमेंट हो सकती थी हमने कर ली है। अब जो है फर्दर हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि पैसा कहीं से आ सकता है, तो क्रेडिटर के पास अपने पैसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं बचता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू द कंपनी। देखो कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। बस ये है कि सुबह कोई न्यूज़ आई उसके बेस पे शेयर परचेज कर लिए, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। उनका ना कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है ना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीधा बोलते हैं हमें तो मतलब भाई हमें जितने पैसे लगाए थे 2% साथ मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। रोज का 2% मिलता रहे, महीने में 25 दिन ट्रेडिंग होती है एंड 25 में से 20 दिन ही मिल जाएगा, तो 5 दिन अगर 2% चला भी गया तो भी 5 दिन का प्रॉफिट को 5 दिन के लॉस से कंपनसेट भी करे तो भी 15 दिन तो हमने कमा लिया। तो अगर 1 लाख लगा के 2% कमा रहे हैं तो हमने तो 15 दिन में 30,000 रुपये कमा लिया, ठीक है। सो इस तरह से जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो आते हैं वो लोग कंपनी में जो होता है ना बेटर नहीं माने जाते, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे, उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टू द शेयर होल्डर्स। देखो कंपनी के जो मैनेजर्स के इंटरेस्ट है ना वो जरूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर है ना उसके बेस्ट इंटरेस्ट में। देखो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयर होल्डर का मेन ऑब्जेक्टिव अपनी इन्वेस्टमेंट पर ना मैक्सिमम रिटर्न पाना होता है, ठीक है। जबकि मैनेजर का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो जिसमें उसकी एक्सपर्टीज हो, उसे लगता है कि ये जो है वेंचर ये प्रॉफिट तो ज़्यादा दे देगा, बट मुझे इसके लिए खुद काम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि खुद मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और दूसरे लोगों को हायर करूंगा तो मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मुझे कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे मुझे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जबकि जो शेयर होल्डर है उसको तो मतलब भाई जो पैसे लगाए थे उसके ऊपर रिटर्न कितनी आ रही है। एग्जाम में एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी के मेरिट्स या डीमेरिट्स पूछे जा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा बिजनेस टाइप जो है वो बेस्ट सूटेबल रहेगा। ये सब चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है।